दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी के बारे में, एनवीडिया। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन है $3.3 ट्रिलियन। NVIDIA became the first company to hit a market value of $4 trillion market cap. और अगर मैं सिंपल मैथ्स में बताऊं तो ये कंपनी हर एक सेकंड में $2,300 का प्रॉफिट कमाती है। मतलब हर सेकंड 2.5 लाख रुपए। हर तरफ जेनसन हुआंग के चर्चे हैं, वो लेदर जैकेट, वो रॉकस्टार वाली इमेज। उन्हें आज टेलर स्विफ्ट ऑफ टेक कहा जाता है। क्या आपको पता है कि जिस आदमी को आज दुनिया का विजनरी कहते हैं, उसने अपने करियर की शुरुआत टॉयलेट साफ करने से की थी। हाँ, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉशर, वेटर। और क्या आपको पता है कि एनवीडिया एक बार नहीं, अनेकों बार बैंकरप्ट होने की कगार पे थी। At the time that we started the company in 1993, we were the only consumer 3D graphics company ever created. उनके पास सिर्फ 3 दिन का कैश बचा था, सब कुछ खत्म होने वाला था। तो आज हम ग्राफिक कार्ड्स या एआई चिप्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस जिद की, उस पागलपन की, जिसने एक डिश वॉशर को टेक वर्ल्ड का भगवान बना दिया। Stars, this is a celebration of your science, of your work and your innovations. नमस्ते, मैं हूं निशांत पाराशर एंड वेलकम टू द गुड गोबर शो। दोस्तों, 2 साल तक आपने हमारे पॉडकास्ट को बेहद प्यार दिया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब पॉडकास्ट के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं एक नई शुरुआत से, गुड गोबर कहानियां। यहां हम उन गोबर सिचुएशंस को उठाएंगे जो इतिहास बन चुकी हैं और उन्हें गुड बनाकर आप तक लाएंगे। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं, असली विरासत तो ये कहानियां हैं। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानियां कभी नहीं मरती। सो कहानी की शुरुआत होती है 1973 में, मतलब मेरे पैदा होने के 4 साल पहले। ताइवान से अमेरिका आता है जेनसन हुआंग। उनके पेरेंट्स वेल्दी नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास इमिग्रेंट फैमिली से थे। गलती से उन्हें एक ऐसे स्कूल में भेज दिया गया जो कि एक रिफॉर्म स्कूल था, यानी स्कूल जहां पे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारा जाता था। वहां पे जेनसन सबसे छोटे होते थे, सबसे कमजोर, एंड ऑफ कोर्स उन्हें डेली बुली किया जाता था। और स्कूल में उनका काम क्या था? पढ़ाई करना नहीं, डॉर्मेट्री के टॉयलेट्स साफ करना। इमेजिन कीजिए उस बच्चे को हाथ में ब्रश, गंदे टॉयलेट्स और दिमाग में सपने। लेकिन जेनसन ने वहां रोना नहीं सीखा, उसने वहां हार्डवर्क सीखा। बाद में उसने डेनिस रेस्टोरेंट में काम किया, पहले डिशवॉशर बनके, फिर बस बॉय बनके, जो ऑफ कोर्स टेबल भी साफ करता था, और फिर वेटर। जेनसन आज भी प्राउडली कहते हैं, आई वॉज द बेस्ट डिश वॉशर दे एवर हायर। ये गोबर जॉब्स ने उन्हें एक चीज सिखा दी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर टॉयलेट साफ करना है तो उसे भी ऐसे करो कि दुनिया याद रखे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1993 में। जेनसन अब 30 साल के हो चुके हैं। वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलते हैं, क्रिस और कर्टिस। कहां मिले? वही पुराने डेनीज डाइनर में। क्यों? क्योंकि वहां कॉफी सस्ती मिल रही थी और रिफिल फ्री। एंड यस, एसी की हवा थी और शांति भी। वहां उस रेस्टोरेंट के एक कोने में जहां लोग पैनकेक्स खा रहे थे, वहां नैपकिन पर एनवीडिया का जन्म हुआ। उनकी जेब में कितने पैसे थे? सिर्फ $200। सोचिए, आज हम फंडिंग, वैल्यूएशन, सीड राउंडिंग की बातें करते हैं। यहां ये 3 लड़के $200 लेकर दुनिया बदलने निकले थे। उन्होंने कंपनी का नाम सोचा
भाई दोस्तों के नाम को जोड़ तोड़ के बनाते हैं। प्राइमल ग्राफिक्स, पूरा प्राइमल, सब के सब टंग ट्विस्टर और लग रहा था कि किसी दवाई का नाम है। फाइनली उन्होंने नाम चुना एनवीडिया, लैटिन वर्ड इनवीडिया से इंस्पायर्ड, जिसका मतलब होता है एनवी, जलन, ईर्ष्या। वो एक ऐसी चिप बनाना चाहते थे जिसे देखकर दुनिया जल उठे, एवरीवन बिकम्स एनवियस। लेकिन किस्मत देखिए, उनका पहला प्रोडक्ट एनवी का नहीं, गोबर और पिटी का रीजन बनने वाला था। 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला चिप लॉन्च किया, NV1। यहां उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इनोवेशन के चक्कर में उन्होंने बेसिक रूल तोड़ दिए। उस वक्त पूरी दुनिया 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए ट्रायंगल्स मतलब त्रिकोण यूज करती थी, लेकिन एनवीडिया ने सोचा हम अलग करेंगे। उन्होंने क्वाड्रिलेटरल्स मतलब स्क्वायर्स यूज कर लिए। लॉजिक सही था, कर्व्स बनाने में स्क्वायर्स बेटर है ट्रायंगल से। लेकिन फिर एंट्री हुई टेक वर्ल्ड के डॉन की, बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डायरेक्टएक्स लॉन्च किया और साफ बोल दिया हम सिर्फ ट्रायंगल्स सपोर्ट करेंगे। बस गेम ओवर। रातों रात एनवीडिया की टेक्नोलॉजी कचरा मतलब गार्बेज हो गई। NV1 बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। कोई गेम उस पर चल ही नहीं रहा था, कोई यूज नहीं कर रहा था, कोई खरीद नहीं रहा था। मार्केट में उनकी वैल्यू जीरो हो गई। कंपनी बंद होने की कगार पे थी, पैसा खत्म हो रहा था। यह था उनका पहला सबसे बड़ा गोबर मोमेंट। लेकिन असली क्राइसिस अभी आना बाकी है बॉस। एनवीडिया के पास एक आखिरी उम्मीद थी, जापान की गेमिंग कंपनी सेगा अपना नया कंसोल बनाने वाला था, ड्रीमकास्ट, और उन्होंने एनवीडिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया था चिप बनाने का। लेकिन जेनसन को रियलाइज हो गया कि जो चिप वो सेगा के लिए बना रहे थे मतलब NV2, वो भी गलत टेक्नोलॉजी पर बेस था, वो भी फेल होगा। We won a contract with Sega to build their game console, which attracted games for our platform and funded our company. After 1 year of development, we realized our architecture was the wrong strategy. अब जेनसन के पास दो रास्ते थे। रास्ता नंबर 1, चुपचाप चिप बना दो, पैसा ले लो, चाहे बाद में सेगा का नुकसान हो जाए, कंपनी बच जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं रास्ता नंबर 2, सच बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और पैसे वापस कर दो, जिसका मतलब है एनवीडिया की मौत। जेनसन ने तीसरा रास्ता क्रिएट किया, एक ऐसा रास्ता जो कि सिर्फ एक गुड गोबर लीडर ही चुन सकता है। उन्होंने सेगा के CEO को कॉल किया और कहा, सर हमारा चिप फेल होने वाला है, आप प्लीज किसी और से काम करवा लीजिए वरना आपका कंसोल लेट हो जाएगा। सेगा का CEO हैरान रह गया। आज तक किसी वेंडर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपनी गलती नहीं मानी थी, लेकिन फिर जेनसन ने वो किया जो ऑडेसिटी की हद है। उसने कहा, सर मैं चिप तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे आप $5 मिलियन दे दो, क्योंकि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरी कंपनी कल बंद हो जाएगी और हमने जो अब तक की मेहनत की है वो सब बेकार। इमेजिन द गट्स। काम किया नहीं, प्रोडक्ट फ्लॉप है और आप क्लाइंट से मांग रहे हो $5 मिलियन। लेकिन देखिए, सेगा के CEO ने जेनसन की आंखों में देखा ऑनेस्टी और जुनून और सरप्राइजिंगली $5 मिलियन के चेक पर साइन कर दिया। वो पैसा प्रॉफिट नहीं था, वो ऑक्सीजन थी। एनवीडिया को सांस लेने का मौका मिल गया। पैसे तो मिल गए, लेकिन जेनसन जानता था कि ये आखिरी मौका है, डू और डाई। उसने वापस आकर एक बहुत टफ डिसीजन लिया। कंपनी में 100 लोग थे, उसने 60 लोगों को फायर कर दिया, सिर्फ 40 लोग बचे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और जेनसन ने उन्हें एक नया मोटो दिया। वो हर मीटिंग की शुरुआत इस लाइन से करते थे, आवर कंपनी इज 30 days अवे फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, मतलब हमारी कंपनी बंद होने से सिर्फ 30 दिन दूर है। ये लाइन कोई डराने के लिए नहीं थी, ये उन्हें फोकस देने के लिए थी, ताकि कोई कंप्लेसेंट ना हो जाए।
चिप्स की दुनिया में बहुत जरूरी था कि एनवीडिया कोई तहलका मचाए, कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो कि उस क्लटर्ड और एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट को हिला दे। कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ रीवा 128, लेकिन उनके पास टेस्टिंग के लिए पैसे नहीं थे, हार्डवेयर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरी बैंकरप्ट कंपनी का इम्यूलेटर खरीद डाला, एक फ्रिज के साइज की मशीन, और उस पे दिन रात सिमुलेशन करे गए। सोचिए वो माहौल, 40 लोग, सिर्फ 30 दिन का पैसा। और अगर ये चिप फेल हुआ तो एनवीडिया की कहानी खत्म, हिस्ट्री गोबर। जिस दिन चिप लॉन्च होना था, सबकी सांस रुकी हुई थी। उन्होंने प्लग लगाया, स्क्रीन जली और चिप चल गई। इट वर्क परफेक्टली। दुनिया हिल गई। सिर्फ 4 महीनों में एनवीडिया ने 10 लाख यूनिट बेचे। वो कंपनी जो मरने वाली थी, वो अचानक से मार्केट के लीडरशिप स्पॉट पे आ गई। एंड फास्ट फॉरवर्ड 1999 आता है एनवीडिया का आईपीओ, और वही डिशवॉशर, वही टॉयलेट साफ करने वाला लड़का मिलियनेयर बन गया। ज्यादातर लोग यहां रुक जाते हैं। सक्सेस मिल गई, आईपीओ भी आ गया, अब थोड़ा आराम करो। लेकिन देखिए, जेनसन जी नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके अंदर का गोबर अभी शांत नहीं हुआ है। सो 2006 में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, एक ऐसा रिस्क जिसने वॉल स्ट्रीट को हिला दिया। उन्होंने लॉन्च किया कूडा। सिंपल भाषा में समझाता हूं, ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयू का काम था वीडियो गेम्स चलाना, मारियो, कॉन्ट्रा, शूटिंग गेम्स। लेकिन जेनसन ने कहा नहीं, हम इन चिप्स को इतना पावरफुल बनाएंगे कि साइंटिस्ट इस पे मैथ्स सॉल्व कर सकें। इन्वेस्टर्स ने कहा, पागल हो गए भैया, गेमर्स को मैथ्स से क्या लेना देना। सो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। लोगों ने कहा जेनसन कंपनी को डुबा देगा, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है एक ऐसी चीज पर जिसकी डिमांड ही नहीं है। लेकिन जेनसन भाई साहब ने हार नहीं मानी। वो 10 साल तक, हाँ जी 10 साल तक लॉसेस झेलते रहे ताकि कूड़ा प्लेटफॉर्म बन सके सही तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिखाई दे रहा था। उन्हें दिखाई दे रहा था एआई। The rise in artificial intelligence. AI technology is developing in I am AI. Brought to life by NVIDIA. Deep learning. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर आया 2012, द बिग बैंग ऑफ एआई। साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि एआई को ट्रेन करने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं करेगा, उन्हें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए। और दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसने पिछले 10 साल से सुपर कंप्यूटर चिप बनाई थी, और वो थी एनवीडिया। रातों रात किस्मत बदल गई। आज चैट जीपीटी हो, सेल्फ ड्राइविंग कार हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, सब कुछ एनवीडिया के चिप्स पे चलता है। वो गोबर इन्वेस्टमेंट आज गुड़ नहीं, गोल्ड बन चुकी है। सो दोस्तों, अब आता है एनवीडिया का रियल टर्निंग पॉइंट। यहां पर कंपनी ने एक हार्ड बट हीरोइक और समझदारी वाला डिसीजन लिया। जो पुरानी क्वाड्रेटिक सरफेसेस वाली जिद थी ना, उसे छोड़ दिया। एनवीडिया ने बोला, इंडस्ट्री जहां जा रही है हम भी वहीं जाएंगे। ट्रायंगल बेस्ड रेंडरिंग को अडॉप्ट किया और सीधा माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट एक्स के साथ लाइनअप हो गए। यह सिर्फ दिमाग की बत्ती नहीं थी, ये पूरा सिस्टम अपग्रेड था, ट्रांसफॉर्मर लेवल शिफ्ट। और इसी दौर में डिसाइड हुआ, डू और डाई, मेक इट हैपन एंड लॉन्च रीवा 128। दुनिया का वो पहला ट्रू ऑल इन वन 2D प्लस 3D ग्राफिक्स कार्ड, जो कि उस वक्त के किंग 3D FX के साथ डायरेक्ट कंपीट कर पाए। 10 लाख चिप बिक गई सिर्फ 1 महीने में। भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ये प्रोडक्ट पूरे इंडस्ट्री किस स्केल पे कितने सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। रीवा 128 था दुनिया का पहला
ट्रू ऑल इन वन 2D प्लस 3D ग्राफिक्स कार्ड। बेसिकली उस वक्त के किंग 3D FX को पता ही नहीं लगा कि गेम कब पलट चुका है। लेकिन मार्केट सडनली समझ गया एनवीडिया सिर्फ रेस में नहीं है, एनवीडिया रेस डिजाइन कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि जिस कंपनी के पहले वाले सारे प्रोडक्ट सुपर फ्लॉप थे, वो सिर्फ सर्वाइवल के बहाने ढूंढ रही थी, तो उसने ऐसा क्या लॉन्च कर दिया कि ना कि वो जस्ट सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि 10 लाख चिप्स बेच डाले। तो मैं आपको समझाता हूं कि रीवा 128 किन किन इंडस्ट्रीज के लिए टर्निंग पॉइंट था। पहले बात करते हैं गेमर्स के लिए। पहली बार स्मूथ 3D ग्राफिक्स मिले विदाउट बाइंग अ सेपरेट 2D और 3D कार्ड। गेम्स सडनली ज्यादा रियल, ज्यादा फास्ट और ज्यादा इमर्सिव हो गए। अब हम बात करते हैं पीसी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। डेल, कॉम्पैक्ट जैसे ब्रांड्स को एक सिंगल रिलायबल ग्राफिक सॉल्यूशन मिला, कॉस्ट कम हुई, मशीन्स बेटर हुई और पीसीज मास मार्केट में आ गए। गेम डेवलपर्स के लिए, क्योंकि रीवा 128 फाइनली अलाइंड हो गया माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टएक्स स्टैंडर्ड के साथ, मतलब अब हर गेम के लिए अलग हार्डवेयर का जुगाड़ नहीं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन लैंग्वेज। और सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडस्ट्री के लिए यहीं से सिग्नल आया, ग्राफिक्स सिर्फ एक्सेसरी नहीं था, ये फ्यूचर का कोर है। तो दोस्तों, अगर आज के टाइम में आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए उसके टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हीरो है रीवा 128, जिसने दुनिया भर में स्टैंडर्ड्स को रीसेट किया एंड ऑफ कोर्स जेनसन भाई के एनवीडिया को रिवाइव किया। तो दोस्तों, जेनसन हुआंग की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम सब सोचते हैं कि सक्सेस एक सीधी लाइन होती है, मेहनत करो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एनवीडिया की कहानी बतलाती है कि सक्सेस सीधी नहीं होती। वो गंदे टॉयलेट से होकर गुजरती है, वो डेनीज के सस्ते डिनर से होकर गुजरती है, वो 30 दिन की बैंकरप्सी के डर से होकर गुजरती है। जेनसन आज $120 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट एनवीडिया बनाना नहीं था, उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था उस पेन और सफरिंग को सर्वाइव करना। अगर आप आज अपनी लाइफ में गोबर सिचुएशन में हैं, अगर आपका स्टार्टअप फेल हो रहा है, अगर आप एग्जाम्स में फेल हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो याद रखिएगा जेनसन के पास एक हाथ में $200 थे और दूसरे हाथ में था टॉयलेट ब्रश। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपने अंदर के उस डर को, उस 30 डेज के फियर को अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और देखिए, टेक की दुनिया में उसे जेनसन हुआंग कहते हैं। मैं हूं निशांत पाराशर, ये था द गुड गोबर शो, जहां हम गोबर के नीचे छुपे हुए सोने को ढूंढ निकालते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। जय हिंद।